आप लोगों का स्वागत है हमारे आज के चैनल में। ठीक है, जिसका नाम है अक्षर एकेडमी और हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स प्रोबेबिलिटी का। और इसी चैप्टर के साथ हम शुरू करते हैं कि ये सर ये प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। अरे प्रोबेबिलिटी बाद में छोड़ो, पहले ये समझो इसका मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं चांस। कहते हैं चांस यानी किस्मत। आप लोगों ने वो बचपन में वो आइसक्रीम कुल्फी खाई थी, वो ऐसे बहुत घर करके घुमाते थे, उसमें नंबर लिखे होते थे। आपने नोटिस करी ये चीज? क्या चांस होते थे कि आपके 4 आने के, कुल्फी आने के क्या मौका था। या पासा सिक्का जो हमने डाइस बचपन लूडो खेल के ऐसा फेंका होगा, तो मैं आपसे पूछता हूँ वो 6 आने के क्या चांस थे। आप समझ रहे, 6 आने के हमारे पास थे क्या चांस। तुमने कहा सर 6 आने के चांस तो ऑब्वियसली बात है, आप उछालते फेंकते। कुछ चीटर भी थे जिसमें ऐसे उंगली डाल देते थे और उसे फेंकते थे। दिक्कत आती है, चांस का मतलब कोई चीज का होना कि ये हो सकता है, दैट इज कॉल्ड चांस। अब क्या हुआ, 10th क्लास में हम लोग जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, 9th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी थी उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर 11th क्लास में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस है। मैं आपको बता दूं तो जो 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग ना कैसे स्टार्ट करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं रैंडम से एक्सपेरिमेंट से। क्या होता है रैंडम वाला एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट जिसका आउटपुट हमें क्लियर नहीं होता कि सर क्या आएगा, जिसका आउटपुट क्लियर नहीं हो कि सर क्या आएगा, यानी कि क्या आंसर आ सकता है। मैंने सिक्का उछाला, ठीक है, आंख मैंने ऐसे पकड़ा, सिक्का उछाल दिया, मुझे नहीं पता कि मेरे हाथ में जो गिरेगा वो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि कुछ भी हो सकता है। अभी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसने हमारे इस चैप्टर को जन्म देता है, ठीक, और क्या बोलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं थियोरेटिकल। कौन सी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं हम लोग? कहते हैं थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है सर? अरे इसको एक और नाम था प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ध्यान देखिए। क्या बोलते हैं इसका एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल, देखो क्लासिक लोग हैं मैथ्स वाले, बिल्कुल सही बात कहा आपने। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ये क्या कहता है कि अगर आपने सिक्का उछाला, आपको पता है हेड आने के उतना आउटकम इक्वली, ध्यान क्या, इक्वली लाइकली आउटकम। एक एक वर्ड का मतलब समझो कि क्या मतलब होता है इक्वली लाइकली आउटकम का। इक्वली, इक्वली का मतलब हुआ कि कोई भी चीज जो भी आंसर आएगा उन सब के जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, लगभग एक जैसी होगी, इक्वली लाइकली। और उसका आउटकम मतलब आंसर। जैसे अगर आप सिक्का उछालते हो, सिक्का में जो हेड आता है वो आपको पता है कितने बार होता है, एक सिक्के में हेड एक ही बार होता है। और वो किसमें से निकला, ध्यान देना मेरे वर्डों पर, वो चीज निकल किसके अंदर से रही है। आपने कहा सर उसमें 2 चेहरे, उन 2 चेहरों में से एक चेहरा आ रहा है, यानी कि आपने आंसर का हेड आने के जो चांस होते हैं वो 1 अपॉन में हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। आपने कहा 1/2। मैं कहा ठीक है, क्या टेल आने के भी सेम है? आपने कहा हाँ सर टेल आने के भी सेम है, क्योंकि जो हेड आने के चांस है उतना ही चांस कितना है टेल आने के। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तभी हम क्रिकेट मैच के अंदर आपने देखा होगा क्योंकि 2 टीम है, हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सिक्के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके लिए भी उतना ही चांस है, उसके लिए भी सेम चांस है। अच्छा, अगर टीम एक से ज्यादा है, कोई ऐसा मैचेस में टीम एक से ज्यादा है, मान लीजिए 6 टीम है, अब अगर मुझे खेलना है, क्या मैं हर एक के बीच में रुक जा भाई पहले तेरे बीच में हेड टेल कर दो, रुक जा भाई तेरे बीच में पहले हेड टेल, रुक जा भाई तेरे बीच में कोई हेड टेल कर दो, मगर मैं ऐसा कहता हूं तो क्या ये बेवकूफी नहीं हुई? आपने कहा सर बिल्कुल बेवकूफी हुई। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज जिसके अंदर 6 चेहरे हो और उसमें से जो चांस होना चाहिए सबके लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डाइस इस्तेमाल करते हैं। पासा आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूं, हेड आने 1 आने के क्या चांस है? आप कहते हो सर 1 आने के उतने ही चांस है जितने 2 आने के हैं, है ना। 1 उतने ही बार आ सकता है जितना 2 आ सकता है। 2 कितने बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है पासा फेंकने में। और 1 कितने बार आ सकता है, वो भी एक ही बार। 6 कितने बार आ सकता है, एक बार अगर पासा फेंकता हूं एक ही बार आ सकता है ना। तो इसे कहते हैं कि सबके आंसर क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, इसी वजह से कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। अब इस चीज ने एक चीज को जन्म दिया, क्या जन्म दिया कि एक चीज हमें समझ में आ गया कि सर देखो यहां पे ना लगभग जितने भी नंबर है, जैसे मैं 1/2 1/2 या 1/6 जो भी कहता हूं, इन सबको अगर मैं सॉल्व करता हूं या सॉल्व करता हूं तो एक आंसर को जन्म देता है, जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। ये सारे इवेंट कौन से हैं, एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री, भाई भावना स्पेलिंग में ना जाए, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। क्यों एलिमेंट्री इवेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता है इसका जो आंसर आएगा उन सब को हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तुमने कहा सर कैसे, हमें समझाइए जरा 1 के बराबर कैसा है। जब बाल को ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे सिंपल से एक चीज पूछता हूं, क्या हम जो भी चीज बोले ये फ्रैक्शन में बोल रहे हैं? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल फ्रैक्शन में बोल रहे हैं। आपने जय वीरू में सीन देखा होगा, उस बंदे ने दोनों साइड सेम तरह का सिक्का चिपकाया था, मुझे थोड़ा नाम याद नहीं है कि कौन सा चिपकाया था, लेके चलता टेल चिपकाया था उससे दोनों साइड। अगर मैं जितने बार भी सिक्का उछालूंगा मेरे को पता हर बार क्या आएगा, टेल ही आएगा। क्या हेड आएगा? नहीं। तो हेड आने के चांस क्या है, 0 है ही नहीं भाई हेड आने के।
पर टेल हमेशा क्या आएगा, रेगुलर आएगा, यही है ना। दो में से हर बार कितने बार आएगा, दोनों बार ही क्या आएगा भाई, हमारा हेड ही आएगा, सॉरी टेल ही आएगा, हेड नहीं आ सकता। तो आपने क्या बोला कि हाँ सर, यहां पे जो प्रोबेबिलिटी है हमारे हेड आने की वो क्या है, 0% है, और यहीं पर हमारे टेल आने की हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 100% रहेगी। अगर मैं 0% या 100% के बीच का कोई भी नंबर लूंगा, वो हमेशा आपको ही पता है 1 से छोटा रहेगा, मगर 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ये बात तय है। तो हम इसी वजह से कहते हैं एलिमेंट्री क्या मतलब क्या हुआ कि भाई जो सम होगा, ठीक है, सम ऑफ ऑल इवेंट, जो भी सम होगा सारे इवेंट का, ठीक है, ऑलवेज कितना रहेगा मेरे भाइयों, ठीक है, ऑलवेज 1। तो मेरे भाई बहनों कितना रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। कैसे, जब देखिएगा, ठीक है, मैंने कहा एक सिक्का, ठीक है, में एक हेड होता है, उसी सिक्के में क्या होता है, टेल होता है। क्या ये बात फैक्ट है? अगर हेड भी है टेल भी है, मैं एक सिंपल सी चीज पूछता, हेड और टेल में क्या होगा? मैंने कहा भाई कितने हैं चेहरे एक सिक्के के? आपने कहा जी सर 2 चेहरे। कितने हैं? 2। मैंने पूछा हेड आने कितने बार आ सकता है अगर मैं एक सिक्का उछालता हूं? एक बार में सिक्का उछालने पर हेड कितने बार आ सकता है? आपने कहा सर हेड बस एक ही बार आ सकता है। तो हेड आने के चांस क्या हुए सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हुई कितनी? 1/2। अच्छा मेरे दिमाग में बात आई, ये बताइएगा टेल आने के क्या चांस है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या चांस है? आपने कहा सर देखिए इन्हीं 2 के अंदर से टेल निकलेगा। बिल्कुल सही बात है, एक ही सिक्का, इन्हीं 2 के अंदर से टेल निकलेगा। अब चेहरे कितने हैं? 2। टेल कितने बार आएगा? आपने कहा जी एक बार आएगा। कितने बार आएगा जी? एक बार आएगा। तो यहां पर आंसर कितना निकला? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल एक ही इवेंट के दोनों कंडीशन को, यानी जितनी भी कंडीशन दे रखी है, अगर मैं उनको ऐड करता हूं, जैसे हाफ में हाफ जोड़ा, हाफ प्लस हाफ, अगर मैं इसे जोड़ता तो आंसर कितना आएगा? 1। क्या ये बात वाक्य प्रत्यय? बिल्कुल। फिर मेरे दिमाग में एक और बात आई कि सर क्या ऐसा पासे में भी हो सकता है, डाइस में भी हो सकता है? मैंने कहा हाँ चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि पासे के अंदर, ठीक है, 1 कितने बार आ सकता है? आपने कहा सर पासे के अंदर टोटल जो नंबर होते हैं वो 6 होते हैं, क्योंकि 1 उसी 6 के बीच में से आएगा। तो मैं क्या कहता हूं, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 6। जो 1 यानी जो 1 निकलेगा वो कितने बार आ सकता है अगर मैं पासा फेंकूं? आपने कहा सर एक ही बार तो आएगा, और कितने बार आएगा? प्रैक्टिकल है। मैंने प्रोबेबिलिटी कहा 3 की, बताओ मेरे शेर 3 कितने बार आ सकता है अगर मैं एक ही पासा फेंकूं तो? सुनिएगा 3 कितने बार आ सकता है अगर मैं एक ही पासा फेंकूं तो? चलिए वो 3 कितनों के बीच में है? 6 के बीच में है। 3 कितने बार आ सकता है एक बार पासा फेंकने? आपने कहा जी 1/6। ऐसे करते करते मैं सबका अगर निकालूं तो सबका आंसर क्या आएगा? 1/6। 1/6 और 6 भी कितने बार आ सकता है? 1/6। ठीक है, एक रह गया हमारा 2 कितने बार आ सकता है? 1/6। अगर मैं इन सबको ऐड करूं, क्या इन सबको अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6। डिनोमिनेटर सबके सेम है? बिल्कुल है सेम। 1 ऊपर वाले क्या हो जाएंगे ऐड? जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबर सीधा सीधा ऐड हो जाते हैं, और ऊपर जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 कितना आता है? 6। काट दीजिए, क्या आंसर आया? 1 आया ना। इसी वजह से हम लोग कहते हैं जो हमारा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो कौन सा इवेंट कहलाता है? एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें जितने भी हम प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे, एक ही इवेंट के जितने भी कंडीशंस या प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे, हमेशा आंसर कितना आएगा उसका? 1 आएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब इसी को हम दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा जय वीरू वाले कंडीशन में तो सर आपने एक चीज नोटिस किया था कि हेड तो कभी आ नहीं आता। बिल्कुल, टेल ही टेल आ रहा था। बिल्कुल, अगर टेल ही टेल आ रहा था, मैं कितने बार भी सिक्के उछालता हूं। जब देखिएगा इसी को बनाते हैं, जय वीरू वाला सिक्का लेते हैं हम लोग। अब आपको पता है जय वीरू वाले सिक्के में इस साइड भी हेड है और इस साइड भी क्या है? हेड है। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताओ। आपने क्या कहा? सेम वही चीज, हेड चेहरे कितने हैं? आपने कहा सर 2 चेहरे। मैं कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, 2 चेहरे। फिर मैंने कहा अगर 2 चेहरे हैं तो हेड जो दिख रहा है वो कितने बार आ सकता है एक बार में? आपने कहा सर देखिए 2 चेहरे तो दोनों बार कुछ भी कर लो आप दोनों बार आंसर क्या आएगा? हमेशा हेड ही आएगा। तो कट के आंसर टोटल कितना आया? 1। कितना आंसर आ गया? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेड आने के चांस है यहाँ पर हमेशा क्या रहेंगे? 100% या 1 रहेगा। तो इसी चीज को देखते हुए मैंने नोटिस कर लिया कि कोई भी इवेंट होगा, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, वो हमेशा 0 के बराबर भी हो सकती है या 0 से बड़ी भी हो सकती है। सेम जो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की वो 100%, या उसे हम मैथ में जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं 100% को, तो वो किस में बदल जाएगा? 1 हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है। बिल्कुल, तो ये हमारा आज का पहला कंडीशन बन जाता। मैं कहा हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, जहां तक तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, अगर आपको थोड़ा सा भी फॉर्मूला याद हो तो आपने कहा होगा हाँ सर बचपन में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्या बोलते हैं?
टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, ठीक है, ऑफ इवेंट का, उस आउटकम बताने इवेंट का, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब क्या हुआ, जो चीज आपको चाहिए, है ना, इसी बेस पे तो कर रहे हैं, सही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि वो जो आपको चाहिए, टोटल आउटकम ऑफ इवेंट यानी कि ऑफ एन इवेंट, ठीक है, जो जो जिसमें से वो आपका इवेंट के अंदर से आपका निकल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। मैं उम्मीद करूंगा यहां तक आपको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज मुझे नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं वहीं पर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बात बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पता चल गया आपको, कंडीशन पता चल गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला पता चल गया है। क्या जाने अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस केस में, सर ये टोटल आउटकम निकालते कैसे, मैं एक समझे ना, अभी तक हम जितने भी सिक्के उछाल रहे थे, पासे उछाल रहे थे, वो सारे एक ही थे, है ना, एक ही सिक्का उछालना था, एक ही पासा उछालना था, तो आपको दिक्कत नहीं है, आपने बड़े प्यार से निकाल दिया। अब मेरे एक सवाल उठता है, क्या हमें हमेशा एक ही सिक्का उछालना होगा? क्या हो अगर एक से ज्यादा सिक्के हों, और क्या हो एक से ज्यादा पासे हो? उस केस में सबसे बुरा जो बन जाता है वो है कि सर उसका टोटल आउटकम कितना आएगा। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक इस बनाई है, देखिएगा क्या बनाई है, हाउ टू फाइंड, ठीक है, हाउ टू फाइंड टोटल आउटकम, किस तरीके से आप टोटल आउटकम निकालते हैं, ठीक है। ये ट्रिक आप याद रखिएगा कि किस तरीके से टोटल आउटकम को निकाला जाता है, ठीक है। एक मिनट मार्कर दूसरा लेता हूं, ठीक है। टोटल आउटकम कैसे निकाला जाता है, देखिएगा, टोटल आउटकम निकालने एक फ्रेम बनाया कि उस चीज का कितने फेस है, इसी को ध्यान रखना। जैसे सिक्के में कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं। पासे में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है, डाइस में। तो फेस अपॉन में टॉस या यूज्ड, या कितने बार उसे यूज किया। फॉर एग्जांपल आपको पता है एक सिक्के के कितने फेस होते हैं, ठीक है, कॉइन में देखिए एक सिक्के के कितने फेस होते हैं, आपने कहा सर 2, बिल्कुल। मैंने फॉर्मूला बोला टॉस या यूज, मैंने कहा सिक्के, एक सिक्के को मैं 2 बार उछाल रहा हूं या 2 सिक्कों को इस्तेमाल कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए, दोनों का मतलब एक है, अभी हम समझेंगे क्यों। मैंने 2 बार उछाला तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। बना के देखते हैं, जरा देखना, मैंने सिक्का उछाला, ऐसे सिक्का पकड़ा और ये उछाला, टंग करके उछाला, तो सामने आपको क्या क्या दिख सकता है? आपको दिख सकता है या तो हेड हेड हो, या हेड टेल हो, या टेल हेड हो, या टेल टेल हो। क्या यही 4 आपको दिख सकते हैं? ऐसे ही अगर मैं कहूं डाइस में, ठीक है, डाइस में कहूं कितने फेस होते हैं, 6, उसे कितने बार उछाला, 2 बार, तो कितना आता है 36। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा ये, ठीक है, देखो 1 6 2 6 3 6 4 6। बस एक रूल, अब इसे बनाने का तरीका देखिएगा किस तरीके से आपको बनाना चाहिए, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा आपने लिख लिया होगा, मैं इसे रब कर रहा हूं थोड़ा जगह बनाने के लिए। आप क्या करते हो, पहले वाले सिक्के को यहां लिखते हो हेड, ठीक है, पहले वाले सिक्के में क्या दिखेगा, हेड टेल, यहां पे दूसरे सिक्के में क्या दिखेगा, हेड टेल। अब आपको पता है इस वाले हिस्से को ऐसे को कहते हैं रो, और ऐसे को क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो मैं पहले रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी हेड को हेड से मल्टीप्लाई किया, तो हेड को हेड से मल्टीप्लाई करने का एच का स्क्वायर नहीं आएगा, बस एच के साथ एच लिख दिया जाएगा। सेम हेड को टेल से किया तो हेड टेल, टेल को हेड से किया तो टेल हेड, और टेल को टेल से किया तो टेल टेल। कोई समस्या यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम आपको यहाँ पर अगर स्क्रीन में दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 2 3 4 5 6 पहले पासे का, इधर अगर आप देख सकते हो तो 1 2 3 5 6 दूसरे पासे का दिख रहा होगा। तो देखिए 1 6 2 6 3 6। अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस करिएगा, इसमें जितने भी डायगोनल के जो एलिमेंट्स वो सेम है ना, कमाल की बात है। चलिए इसको आप 11th क्लास में थोड़ा समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अब इसी सिक्के को यहाँ पर कितने कॉइन यूज किए थे हमने, 2 कॉइन यूज किए। अब मैं कहता हूं आपको 3 कॉइन यूज करने हैं, 3 कॉइन यूज, ठीक है, और 1 कॉइन यूज्ड 3 टाइम्स, 3 बार इस्तेमाल करो, या 3 सिक्कों का एक बार इस्तेमाल, यूज फॉर 1 टाइम, यूज्ड 1 टाइम, ठीक है। या 1 कॉइन को यूज करो, 3 कॉइन्स यूज, ठीक है, 1 टाइम, या 1 कॉइन को यूज करो 3 टाइम्स। क्या फर्क आता है जरा देखना, इसका टेबल बनाते हैं। आपने अभी 2 कॉइन को यूज करके ये बना दिया था, आप इसको ऐसे लिख लें, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल टेल टेल, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं हेड हेड, ठीक है, हेड टेल। यहां पर वैसे मैं ब्लू से लिखता हूं, ठीक है, हेड टेल। तो क्या करा, हेड को हेड से किया तो हेड हेड हेड, फिर इसको करा हेड को किसके साथ करा, टेल हेड, हेड को करा इसके साथ तो हेड, ये वाला उतार तो नीचे, हेड टेल, फिर हेड को करा इसके साथ, हेड टेल टेल शुरू से, फिर टेल को करा इस दोनों के साथ तो टेल हेड हेड, फिर टेल को करा हमने इसके साथ तो टेल टेल हेड, सेम टेल को करा हेड टेल के साथ तो टेल
हेड टेल, फिर टेल को करा टेल टेल के साथ, तो टेल टेल टेल। अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये 8 आते हैं? बिल्कुल 8 आते हैं। हमारे यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करूं तो देखिएगा क्या आता है। आप इसे इस्तेमाल करें 2, क्योंकि फेस थे, कितने बार यूज कर रहा हूं? 3 बार, तो 2 की पावर 3, कितना आंसर आया? 8। क्या वही 8 आ रहा है? बिल्कुल सही है। तो आप इस तरीके से फेवरेबल आउटकम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग धीरे धीरे करके अब हम अपने चैप्टर के काफी गहराई तक पहुंच चुके हैं। हम अपना लगभग 90% ऑफ द जो कंटेंट है वो समझ चुके हैं। अब हम नॉर्मल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर के जरिए, इस यूट्यूब चैनल के जरिए मैं आप लोगों का मैक्सिमम सिलेबस 3 मंथ में जो आपका सेकंड टर्म है वो फिनिश करवा दूं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हम कोशिश करेंगे हम फटाफट से चैप्टर कैसे फिनिश करते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला वाला क्वेश्चन चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। ठीक है, एग्जांपल 1 है ये। ठीक है, फटाफट करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, एक हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी। आपको पता है किसी भी चीज की, जैसे हेड है, एक सिक्के में कितने हेड होते हैं? ओ सॉरी, हेड तो एक ही होता है। एक सिक्के में कितने चेहरे होते हैं? हेड जिसके अंदर से निकलना है वो कितने हैं? आपने कहा सर जिसके अंदर से हेड निकलना है या उस सिक्के के कितने चेहरे हैं? वो 2 हैं। हेड एक बार फेंकने में कितना आएगा? एक ही बार आएगा। क्या सेम टू सेम आप टेल के लिए भी यही कह सकते हो? बिल्कुल। हमारे पास जो टेल आने वाला है आपको भी पता है वो कितने हैं टोटल, जो फेस है वो कितने हैं? 2। उस 2 में से जो टेल आएगा वो कितने बार है? 1 बार है। तो आंसर कितना है? 1/2। अब जोड़ के देख लेना आंसर कितना है? 1। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन में अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, कह रहा है कि एक बैग है, ठीक है, एक बैग है जिसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ बॉल रखी हुई है। एक बॉल है, ठीक है, येलो ब्लू ग्रीन ये सब हमारे पास बॉल रखी हुई है। ठीक है, इन तीनों बॉलों के अंदर, ठीक है, सॉरी, येलो ब्लू और रेड रखी हुई है। ठीक है, येलो ब्लू और रेड है। ठीक है, कहता है कि कृतिका उसमें से एक बॉल रैंडम निकालती है, तो मुझे ये बताना है जो कृतिका ने बॉल निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले कहता है येलो बॉल, ठीक है, चलिए मुझे बताइएगा। सेकंड पार्ट कह रहा है कृतिका का निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी बताना येलो बॉल की। आपको पता है एक दे रखा है रेड, ब्लू और ये येलो। टोटल कितनी बॉलें हैं हमारे पास? 1 2 3, क्योंकि बैग के अंदर डल गया, मैं देख नहीं सकता ना, तो मैं हाथ डालूंगा तो कितने बॉल होंगे? 3 होंगे। उस 3 में से जो येलो है, उस येलो आने के चांस क्या है? आपने कहा सर उतने ही जितने रेड के, उतने ही जितने ब्लू के। ये क्वेश्चन है येलो कितने हैं, क्योंकि येलो निकालना ना, येलो कितने हैं? बस 1। तो आंसर क्या है? 1। अगला रेड का निकालते हैं। ठीक है, रेड के भी क्या है? आपने कहा सर 3/1। अगला हम ब्लू का निकालते हैं, इसका भी कितना है? 1/3। क्या बात क्लियर है? ठीक है, चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगला आपके पास क्वेश्चन आता क्या कहता है? एक पासे को फेंका गया है। ठीक है, अगर एक पासे को फेंका गया है तो पूछ रहा है कि इसके अंदर 4 या 4 से कम आने के चांस कितने हैं। सेकंड पार्ट इसने इसका 2 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, कि भाई 4 या 4 से कम और 4 या 4 से ज्यादा आने के चांस है। तो पहला पार्ट इसका बोला है 4 या 4 से ज्यादा कितने बार आ सकता है, 4 से ज्यादा कितने बार आ सकता है। और दूसरा पार्ट कह रहा है 4 या 4 से कम कितने बार उसमें आ सकता है। ठीक है, देखिए अगला पहला बोल रहा है क्या? ग्रेटर देन 4। क्या बोला? ग्रेटर देन, ठीक है, 4। अब जब देखना ग्रेटर देन 4 अगर वो बोल रहा है, प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करता है। 4 बोला, आपको पता है पासे में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब ग्रेटर देन 4 बोल रहा है तो 4 से बड़े कितने नंबर है? ये 2 ही नंबर है। आपने कहा सर अगर यही 2 नंबर है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी लिखूंगा इस इवेंट की कितनी आ जाएगी? हमें टोटल किसके अंदर से ये निकल रहे हैं? ये दोनों इस 6 के अंदर से निकल रहे हैं। और कितने हैं वो? 2। सॉल्व किया, आपको पता है किसके टेबल में आता है? ये 2 के टेबल में आता है ये। ठीक है, 1/3। फिर मैंने कहा अगला पार्ट कहता है कि 4 या 4 से लेस देन, ठीक है, 4 या 4 से लेस देन। ठीक है, ये सेकंड पार्ट क्या बोला है? ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 4 या 4 से, ठीक है, कम। अब चलिए इक्वल टू 4 बोला यानी 4 को भी इंक्लूड करना है। समझ में? 4 को भी इंक्लूड करना आपको। और 4 से लेस देन बोला तो 4 से कम कौन कौन से नंबर है? 4 से कम है ये नंबर 1 2 3। तो टोटल कितने हमें चूज करने हैं इसमें से? 1 2 3 4। तो 4 इस इवेंट के लिए कितने हो गए? 4/6। क्लियर होगी बात? 4/6 सॉल्व करते हैं, कितना आंसर आएगा? 2/3। चलिए अब एक टॉपिक इसके अंदर आता है। अगले को शुरू करने से पहले हम लोग समझते हैं एक और टर्मिनोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब? ठीक है, समझना। अब आपको पता है जैसे मैं एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, हेड मैंने कहा
भाई दो लोगों के बीच में मैच हुआ, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हुआ। मैंने कहा भाई, हम दोनों के पीछे बात हुई, मैंने कहा देख भाई, अगर इंडिया जीती तो तू पार्टी देगा, पाकिस्तानी से कह रहा हूं, अगर इंडिया जीती तो तू पार्टी देगा, अगर पाकिस्तान हारा तो मैं पार्टी दूंगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, क्या बोला? अगर इंडिया जीती तो तू पार्टी देगा, अगर पाकिस्तान हारा तो मैं पार्टी दूंगा। क्या दोनों का मतलब कहीं ना कहीं सेम ही था, है ना? ये इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्यों? क्योंकि जो मैंने पहला बोला कि इंडिया जीती और पाकिस्तान हारा, भाई पाकिस्तान जब हारेगा अपने आप ही कौन जीतेगा? इंडिया ही तो जीतेगी, है ना? इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यानी जो इवेंट मैं बोल रहा हूं उस इवेंट को अगर दूसरा मैंने हिस्सा लिया, उसका उल्टा ऐसा बोल रहा कि वापस से वही इवेंट के बारे में मुझे समझ में आ रहा था, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, पर ध्यान रहे एक ही इवेंट के अंदर आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूं सिक्का उछालने क्रिकेट मैच की, भाई अगर ये जीता, और मैंने दूसरा जो इवेंट बोला कि पाकिस्तान हारे के बजाय मैं ये बोल रहा हूं क्या कि अगर, ठीक है, विश्वनाथ आनंद चेस क्रिकेट जीत गया तो मैं पार्टी दूंगा, ये ऐसे इवेंट नहीं चलेंगे। एक ही इवेंट जिसके बारे में बात हो रही है, दोनों ही कंडीशन उसी से ही रिलेट होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं इंडिया जीती तो दूसरा जो मैं बोलूंगा उस केस में भी किसके बारे में बात करूंगा उल्टा होने पर इंडिया के बारे में बात करूंगा। इस चीज का खास ध्यान है। तो यानी कि किसी भी इवेंट का होना, ध्यान दीजिएगा, किसी भी इवेंट का होना और क्या भी समझ, प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपको पता है कितना होता है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आपको इसका भी पता है कितना आंसर आता है? 1/2। कितना आंसर आएगा इसको जोड़कर? 1 आता है। क्या इस बात से वाकिफ है? तो कोई भी ले लेना, ठीक है। फिर मैंने इसी चीज को कहा टेल। क्या मैं टेल को ऐसे बोल सकता हूं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का आना एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? नॉट कमिंग टेल, नॉट कमिंग हेड, नॉट कमिंग हेड। अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? अपने आप ही टेल आएगा, ऑब्वियसली बात। अब आपको लगेगा कुछ ज्यादा बड़ा लिख दिया, इतना लंबा कौन लिखेगा यार, ठीक है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग हेड। हेड नहीं आना चाहिए तो हेड के ऊपर मैंने बार लगा दिया, इसे 1 कहते हैं। तो ये बन गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का, इन दोनों को जोड़ के हमेशा कितना आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? हमेशा 1। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के जरिए कुछ और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा, आपकी स्क्रीन में एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या आता है? कहता है कि एक पत्तों को, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक पत्तों को निकाला गया है बेल शेपर्ड 52 कार्ड में, ठीक है। ये पत्ते दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। इधर क्वेश्चन दिख रहा है कि एक 52 पत्तों कार्ड है। अगर आप ध्यान से इधर मेरी इस वाली स्क्रीन पर नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ पत्ते दिख रहे होंगे, है ना। इन पत्तों को भी हम समझते हैं, ठीक है। पत्ते तो सभी ने खेले हैं, इस पत्तों को देखिएगा ध्यान से, इनमें 52 पत्ते हैं, ठीक है। कुल मिला के देखेंगे 13 का 4 सेट बना हुआ है। एक पत्ते को समझते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे होता है समझिएगा। आपके पास जो कार्ड होता है वो टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिसके अंदर एक साइड होता है रेड कलर के जो कि 26 होते हैं, दूसरे साइड होता है ब्लैक कलर की, ये भी कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब इन रेड और ब्लैक के भी दो पार्ट्स अलग से आप डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्या इसके पार्ट है? रेड और ब्लैक, ठीक है। रेड के अंदर कौन सा आता है? पहला आता है हमारे पास ये सुंदर सा डायमंड, हीरा नहीं बोलते हिंदी में, शायद इसे कहते हैं ईंट, ठीक है। हार्ट, ये हिंदी में इसकी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, पान शायद, आई डू रिमेंबर, ठीक है। दूसरा ब्लैक के अंदर आता है फ्लावर, ये पेड़ की शक्ल का मेरा फ्लावर होता है, पता नहीं पेड़ मतलब दिखा तो नहीं है, फ्लावर यही बोलते हैं, हिंदी में शायद चिड़ी कहते हैं। और ये आपके सामने क्या है? ठीक है, ये आपके सामने स्पेड। क्या है आपके सामने? स्पेड, फावड़ा नहीं, हुक्म कहते हैं शायद, हुक्म कहते हैं शायद, ठीक है, इतना मुझे आइडिया, ठीक है, ये वाला। अब इसके अंदर ध्यान देना, कुछ पत्ते होते हैं, एक होता है किंग, क्वीन, जैक। अगर आपने नोटिस किया वो स्क्रीन में दिख रहा है आपको, किंग, क्वीन, जैक, इन तीनों के ना चेहरे बने होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। अगर इनमें मैं एक और कार्ड को जोड़ दूं, किस कार्ड को जोड़ दूं मैं इसके अंदर ही, ठीक है, इसके अंदर मैंने अगर एक का को जोड़ दिया, ए को जोड़ दिया, तो यही कार्ड अब मेरा क्या कहलाएगा? इन सबके साथ जुड़कर क्या कहलाएगा? क्योंकि ए में चेहरा नहीं दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, यहां ये कहलाएगा क्या? अल्फाबेट कार्ड। कौन सा कहलाएगा? ये अल्फाबेट कार्ड। अब इस कार्ड का एक स्पेशल नाम होता है एस, ए का, इसे कहते हैं एस, यानी कि इक्का, जैक, गुलाम, क्वीन, बेगम,
K फॉर किंग, बादशाह, ठीक है, एस ये बाकी सारे नंबर हैं, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। नोटिस करेंगे तो नंबर कितने हमारे पास 9 नंबर्स, एल 9 नंबर्स, ठीक है। अभी कह रहा है 52 पत्तों में आपको ये बताना है, ठीक है, सबके 13 13 ध्यान रखना, ये रहा 9 और ये 4 13 13 13 13 13 चौक 52। इसका पहला पार्ट कहता है क्वेश्चन का एन एस, एक इक्का होना चाहिए। अब एक चीज बताइएगा, टोटल पत्ते कितने हैं हमारे पास, मैं एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, टोटल पत्ते कितने हैं हमारे पास जिसमें से इक्का निकलेगा 52। अच्छा, जो निकालना है इसके अंदर से वो खुद कितने हैं बताइएगा, एक एस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल कितने हो गए 4। बहुत आसान, तो इसे काटा, कितना है 1/30। चलिए अब वो कह रहा है नॉट एन एस, नॉट एन एस, एस नहीं होना चाहिए। पी पार्ट क्या कह रहा है, एस नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, पी ए। अब देखिएगा एस नहीं होना चाहिए यानी कि एस हटा दो, बाकी पत्ते रख दो। अगर ये डिमांड कर रहा है इस तरह के क्वेश्चन की, तो आपको फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा नंबर आने की। तो हम कैसे कहेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे, किसी भी चीज का होना, एस का आना और एस का नहीं आना, दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, एक। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस में पहले ही निकाल चुका हूं 1/13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस का नहीं आना मुझे निकालना है, घर से बाहर निकाला इसको भाई को मैंने, 1 - 1/13। एक शॉर्टकट सीखिएगा, आपको दिख रहा है यहाँ 1 है, 13 बन जा 13, 13 में से ये 1 माइनस कर दो, कितना आएगा 12/13। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन में एक और सवाल, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, ठीक है, कह रहा है कि जो संगीता है, ठीक है, संगीता और क्या बोलते हैं रेशमा, संगीता और अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा हो तो संगीता और रेशमा, ठीक है, यहाँ पे दो कन्या है जिनके बीच में मैच हुआ। संगीता के जीतने के चांस दे रखे हैं, अगर आप देखेंगे स्क्रीन में तो आपको कितना दे रखा है, संगीता के जीतने के चांस 0.62 आपको चांस दे रखा है संगीता के जीतने का। कह रहा है कि रेशमा के जीतने का चांस क्या होगा या संगीता के हारने का चांस क्या होगा, ठीक है, कि भाई है ना, किसके चांस दे रखा है, संगीता का चांस दे रखा है जीतने का। मैं लिख देता हूं विनिंग ऑफ संगीता, कौन सा क्वेश्चन है भाई, है चौथा, ठीक है, लिखा चौथा, जो भी है भावना समझ जाना, ठीक है। पांचवा, ये क्वेश्चन है पांचवा, कह रहा है संगीता के जीतने का चांस, विनिंग ऑफ संगीता, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग संगीता। संगीता के चांस कितने हैं भाई, ठीक है 0.62। अच्छा, रेशमा के पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा पूछ रहा है कि विनिंग के कितने होंगे, ठीक है, निकालना। अब एक चीज बताएगा, संगीता कब, रेशमा कब जीतेगी, जब संगीता हारेगी। संगीता का जीतने का दे रखा, आपको पता है रेशमा का जीतना तभी संभव है जब संगीता क्या हो, लूज करे, लॉस्ट ऑफ संगीता। जब संगीता हार जाए अपने आप रेशमा क्या हो जाए, जीत जाएगी। अब आपको एक चीज पता है, संगीता का जीतना और संगीता का हारना दोनों एक ही इवेंट के दो कंडीशंस हैं, तो इन दोनों को जोड़ के कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता का हारना, ठीक है, इसको इसे डिनोट करते हैं इज इक्वल टू में 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता कितना 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता का हारना 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता का हारना इज इक्वल टू में 1 - 0.62 इज इक्वल टू में 0.38। दिख रहा है स्क्रीन में, एक बार देखो, मैं चेक करूं, 0.38 बिल्कुल सही है, हैंडराइटिंग पे ना जाए, ठीक है। अच्छा क्लास, आज के लिए इतना बहुत है, मुझे लगता है क्लास वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ध्यान रहेगा, हम इस सेशन में पहले 10th क्लास का पूरा कोर्स कवर करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है प्लीज हमारे साथ क्वेश्चन शेयर कर लेना, इसमें हमारी ईमेल आईडी है, इसमें आप शेयर कर सकते हैं क्वेश्चंस को। उस क्वेश्चंस को हम लोग अलग से वीडियो बना के आप लोगों को आंसर भेज देंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो अक्षर अकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है, हम वी आर ऑलवेज टू हेल्प यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।